डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हमारा 10th लेक्चर है और आज हम फोकस करेंगे द लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस करो अप्रोच वो कंप्लीट किया और पर्टिकुलरली हमने उस अप्रोच में ये बात सीखी कि जो एक डिमांड करो है वो कैसे डिराइव की जाती है। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो द लॉ ऑफ डिमांड पे होगा। इसमें हम जो डिमांड की मीनिंग है और फिर डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल और फिर डिमांड फंक्शन और फाइनली लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन हम अपनी शुरुआत द थ्योरी ऑफ डिमांड से करेंगे और वहां से हम फिर फोकस करेंगे द लॉ ऑफ डिमांड पे। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि हमने जो हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड है उसके इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया कि एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड जो है ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर या हाउस होल्ड वो काफी फैक्टर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइन करेगी कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी जो है डिमांड होगी। इसी तरह प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज भी इसमें इन्फ्लुएंस करती है कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो डिपेंड करता है कि एक कंज्यूमर की लेवल ऑफ इनकम क्या है और उसमें कैसे चेंज हो रही है, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है, वो भी डिटरमाइन करती है कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी। और फाइनली जो प्रेफरेंसेस है या टेस्ट्स है एक कंज्यूमर के एक कमोडिटी के लिए, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है इस चीज पे कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी जो है डिमांड होगी ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें हम ये 4 फैक्टर्स जो है इनको इंपॉर्टेंस देते हैं, ये इंपॉर्टेंट समझते हैं। अगर इसके अलावा भी काफी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन जब हम द लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो क्या होता है कि हम ये जो 3 फैक्टर्स है यहां पे, ये जो 3 फैक्टर्स हैं हम इनको जो है डिसरिगार्ड करते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, इसी तरह टेस्ट्स या प्रेफरेंसेस और बाकी फैक्टर्स जो है जो इन्फ्लुएंस अदरवाइज करते हैं डिमांड को, तो वो हम लॉ ऑफ डिमांड में कंसिडर नहीं करते। तो क्या होता है कि जब हम ये जो फैक्टर्स है, ये जो वेरिएबल्स है जो कि अदरवाइज इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड पे, जब हम इनको डिसरिगार्ड करते हैं, हम ये समझते हैं कि इनका जो वैल्यू है इनिशियली वही वैल्यू इनका बाकी रहेगा। थ्रू द एनालिसिस, जब हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ड्यूरिंग द एनालिसिस, ड्यूरिंग द स्टडी क्या हम समझते हैं, हम ये अस्यूम करते हैं कि ये जो 3 फैक्टर्स हैं फिलहाल ट्रेडिशनल थ्योरी में, या अगर आप दूसरे भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करेंगे मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक, तो ये फैक्टर्स हम समझते हैं कि ये कांस्टेंट रहते हैं। तो जब हम ऐसी असम्पशन एक लेते हैं कि हम एक ही फैक्टर को जो है अलो करते हैं इसकी मूवमेंट, यानी कि इसमें इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, और बाकी के फैक्टर जो है उनको कांस्टेंट रखते हैं, तो उस असम्पशन को हम सेटिरस पैरिबस असम्पशन कहते हैं। सेटिरस पैरिबस असम्पशन कहते हैं। तो सेटिरस पैरिबस का मतलब क्या है? सेटिरस पैरिबस का मतलब यह है कि हमने, जब हम थियरी एक स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम क्या करते हैं कि हम 2 वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, बाकी के जो वेरिएबल्स हैं जो कि अराउंड है, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हम उनके बारे में आमतौर पर ये अस्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो उस असम्पशन को हम सेटिरस पैरिबस असम्पशन कहेंगे। सेटिरस पैरिबस असम्पशन से क्या होता है कि हम इन जब
फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो बस क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स के अब दरमियान होगा, बाकी सब के सब जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो हमें मौका मिलता है कि हम फोकस करते हैं ये जो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स है ये हमारा डिमांड शेड्यूल बनता है, डिमांड कर्व बनती है, और फिर वहां से ही हम लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिराइव करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो हमारी डिमांड कर्व है उसमें कैसे चेंज हो सकती है, कैसे शिफ्ट्स हो सकते हैं, या अगर हम एक प्राइस पे कमोडिटी की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदते हैं तो अगर प्राइस चेंज होगा तो उसमें किस किस्म का जो है चेंज आएगा, कितना वेरिएशन उसमें आएगा। तो वो सब चीजें हम बाद में स्टडी करते हैं जब हम ये फैक्टर जो है कांस्टेंट रखते हैं। तो अभी हम पहले जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड हम किसे कहते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा फोकस होगा इस रिलेशनशिप पे। इकोनॉमिक्स में डिमांड के होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, यानी कि डिमांड की दो कंडीशंस है, एक है डिजायर और दूसरा है परचेजिंग पावर। यानी कि आप चाहते भी हैं कोई चीज खरीदना, उस चीज की जो है कमोडिटी की जो प्राइस है वो दी हुई है, प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई है, और एट द सेम टाइम आपके पास जो है परचेजिंग कैपेसिटी भी है, खरीदने की ताकत भी है जिस चीज के बारे में आपको खरीदने की चाहत है। तो जब दो चीजें होंगी, डिजायर एज वेल एज परचेजिंग पावर, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में डिमांड कहेंगे। तो कभी कभार क्या होता है कि हम चाहते होते हैं कोई चीज हासिल करना, डिजायर होती है, तो हम आम लैंग्वेज में उसके लिए भी टर्म डिमांड यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम उसको एब्सोल्यूट डिमांड कहते हैं। और जब डिजायर होगी और उसके साथ साथ जो है परचेजिंग कैपेसिटी भी होगी तो उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। यानी कि आपकी सिर्फ डिजायर ही नहीं बल्कि आपके पास जो है आप अपनी डिजायर को फुलफिल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर या परचेजिंग कैपेसिटी भी साइमल्टेनियसली मौजूद है। तो हम डिमांड टर्म यूज करते हैं या फिर इफेक्टिव डिमांड हम टर्म यूज कर सकते हैं। तो जब हम टर्म डिमांड यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, इट एक्चुअली मीन्स इफेक्टिव डिमांड, यानी कि वो डिजायर जिसको आप फुलफिल भी कर सकते हैं बिकॉज यू हैव नेसेसरी परचेजिंग पावर। जो हमने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया, चाहे वो कार्डिनल यूटिलिटी है या फिर इंडिफरेंस करो अप्रोच है, तो उसमें हमने ये देखा कि जब हम प्राइस वेरी करेंगे तो कंज्यूमर्स जो डिमांड है कमोडिटी के लिए तो वो भी वेरी होती है। तो अगर हम उस लिस्ट को जहां पे एक साइड प्राइस है दूसरे साइड डिमांड है, कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है, अगर हम उसको एक टेबल में डालेंगे तो उसको हम डिमांड स्केड्यूल कहेंगे। तो ये हमारा डिमांड स्केड्यूल बनता है। मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया, आप एक पूरे टेबल की शक्ल में इसको डाल सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, तो इसको हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। तो इसमें एक कॉलम में प्राइस होता है, दूसरे कॉलम में जो है हमारी क्वांटिटी होती है, और बाकी जो रोज है तो उनमें हम जो कॉम्बिनेशन है प्राइस और क्वांटिटी की वो दिखाते हैं। तो ये हमारा डिमांड स्केड्यूल है। और इस डिमांड स्केड्यूल को अगर हम एक ग्राफ की शक्ल देंगे, एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस किस्म का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये प्राइस ऑफ एक्स है, और हम देखते हैं कि ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है यहाँ पे इस लाइन पे जो डिमांड कर्व है, तो ये बुनियादी तौर पर यही कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे एक ग्राफ में डाल रहे हैं। तो ग्राफ में डालने से क्या होता है कि हमारा स्केड्यूल जो है वो एक डिमांड कर्व में कन्वर्ट होता है। तो इस डिमांड स्केड्यूल से हम डिमांड कर्व जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि डिमांड कर्व जो है ये एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है कि आपके प्राइसेस कितने हैं और उन प्राइसेस पे कितनी कमोडिटी जो है एक प्रोडक्ट की खरीदी जाती है ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर।
नेक्स्ट हम अब डिमांड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड फंक्शन जो है ये एक एक्सप्रेशन है जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप है, कॉजल रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस ही तय करता है कि आप एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, तो ये कॉजल रिलेशनशिप बन गया। प्राइस इज ए कॉज एंड क्वांटिटी जो आप कंज्यूम करेंगे एक प्रोडक्ट की, वो इसका इफेक्ट बनता है। तो उस रिलेशनशिप को हम जो है डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन quantity of x and price of x, या quantity of a commodity and it is price। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, quantity of x is a function of price of x, यानी कि क्वांटिटी जो है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। ये प्राइस जो है ये डिटर्मिनेंट है जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन जो हमारा वेरिएबल है इसका। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जो हमारा QX है ये डिटरमाइन होता है PX से, लेकिन PX जो है प्राइस जो है वो डिटरमाइन नहीं होता है QX से। तो इसलिए क्या हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये वाला जो है क्वांटिटी ऑफ x जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस ऑफ x जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आप यहां पे फोकस करेंगे तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ x जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंड करता है प्राइस पे, और प्राइस जो है प्राइस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए यानी कि जब मार्केट में गिवन प्राइस है तो उस प्राइस को देख के आप अपनी कमोडिटी की क्वांटिटी जो है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो आप खरीदते हैं। तो प्राइस ने क्वांटिटी को जो है वो डिटरमाइन किया। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटी, प्राइस जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। और अगर हम ज्यादा टेक्निकली देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि ये एंडोजेनियस वेरिएबल है। चूंकि हमारा मॉडल जो इस वक्त हमारे पास है वो ये वाला मॉडल है, यानी कि क्वांटिटी जो है ये डिटरमाइन होती है प्राइस से। तो ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है। और इस मॉडल में क्या होता है कि ये वाला जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होता है बाय द विद इन द मॉडल, विद इन द मॉडल वो डिटरमाइन होता है क्योंकि वो इससे डिटरमाइन होता है, इसलिए इसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। और ये जो प्राइस है ये एक एक्सोजीनियस वेरिएबल है। एक्सोजीनियस वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसका वैल्यू मॉडल में डिटरमाइन नहीं होता, जो हमारी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में वो डिटरमाइन नहीं होता। तो इसलिए इसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल कहेंगे, इसको एक्सोजीनियस वेरिएबल कहेंगे। कल को अगर आपको ये पूछा जाए कि QX और PX में कौन सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कौन से हैं, तो इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है, एंडोजीनियस है, ये इंडिपेंडेंट है और ये एक्सोजीनियस वेरिएबल है। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इसको हम सिंपलेस्ट तरीके से इस तरह स्टेट कर सकते हैं कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, सेटिरस पैरिबस। तो सेटिरस पैरिबस की जो असम्पशन है उसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाकी सब चीजें जो इन्फ्लुएंस कर सकती है इस मॉडल को, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान जो ये रिलेशनशिप है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, तो ये एक मॉडल है। तो जो इस मॉडल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाकी सब फैक्टर्स उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। बाकी के जो रिलेशनशिप है प्राइस और एक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स होगा, ये नेगेटिव होगा। तो वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी, प्राइस को डिक्रीज करेंगे क्वांटिटी जो हमारी है वो इंक्रीज होगी। तो इनका रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस का इंक्रीज जो है वो क्वांटिटी में जो है वो डिक्रीज लाता है, उसमें डिक्रीज पैदा करता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंज्यूमर वुड टेंड to buy more of a commodity if the price of the commodity falls, and he will tend to buy less of the commodity if the price of the commodity increases। तो again वही बात हुई कि अगर
आमतौर पर यह होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया तो ज्यादा खरीदा जाएगा कंज्यूमर की तरफ से, और अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया तो कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड कम करेगा प्रोडक्ट्स के लिए इन जनरल। सेटिरस पैरिबस यहाँ पे जो अजम्पशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आज के लेक्चर में जो डिस्कशन का आखिरी पॉइंट है वो ये कि जो क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जो एक कंज्यूमर डिमांड करता है, परचेज करता है, तो उसमें चेंज कैसे आ सकता है। जैसे कि हमने पहले ही ये समझा है कि क्वांटिटी एक कमोडिटी की डिटरमाइन होती है प्राइस ऑफ द commodity, price of other commodities, income of the person or consumer या household और taste या preference of the consumer। तो ये सब चीजें डिटरमाइन करती है कि एक commodity की कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, यूज की जाएगी ऑन पार्ट ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है ना। तो अगर हम अब फोकस करेंगे ओनली ऑन दिस पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, तो इतना ही हम फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा, ये सब हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि सेटिरस पैरिबस असम्पशन में हमने ये देखा। तो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए पे है, प्राइस है P2X1 है क्वांटिटी, तो अगर इसमें अब शिफ्ट चेंज होगा प्राइस में हम इंक्रीज या डिक्रीज लाएंगे तो क्या होगा कि हम पॉइंट बी पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने प्राइस में डिक्रीज किया तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है और हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज जो हम यहां पे देखते हैं वो ये कि जो हमारी डिमांड करो है, हम पॉइंट ए से जो है पहुंच गए पॉइंट बी पे, यानी कि जो मूवमेंट है वो अलोंग द डिमांड कर्व है। तो इसको हम कहते हैं, देखिए यहां पे X1 से हम X2 तक आ गए, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस की वजह से जो है हम ज्यादा या कम डिमांड करेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कम डिमांड करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उस चेंज को जो है हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो बाकी के फैक्टर्स अब हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी में हम ये तीन इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो जो बाकी के फैक्टर्स है अगर उनकी वजह से जो है चेंज आएगा तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहां पे हमारा इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज और प्रेफरेंसेस, टेस्ट्स वगैरह वो सब कांस्टेंट रहते हैं, और अगर कोई चीज चेंज होती है वो तो प्राइस चेंज होती है, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर हम ये कांस्टेंट रखेंगे और बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो उनमें अगर हम चेंज लाएंगे तो एट दैट टाइम जो चेंज आएगा डिमांड में, तो उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, न कि उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। तो ये समझने के लिए कि ये जो दूसरे फैक्टर्स है प्राइस के बगैर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, इनकम या दो जो प्रेफरेंसेस है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, में कैसे चेंज पैदा करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम, एक ग्राफ बनाया। तो ये हमारी पहली इनिशियल डिमांड करो है D1, तो हम यहाँ पे ए पे खरीदते थे और इतनी कमोडिटी की क्वांटिटी जो है X1 हम कंज्यूम करते थे। तो अभी अगर हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, या फिर प्राइसेस जो बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस उनमें जो है वो चेंज हो गया, या फिर हमारी प्रेफरेंसेस अचानक से इस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैदा हो गई, तो क्या होगा कि हम प्राइस तो सेम है लेकिन हम ज्यादा कमोडिटी अब इसकी खरीदेंगे। सपोजिंग फ्रॉम X1 टू X2 हमने मूव किया विदाउट चेंज इन प्राइसेस, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारी नई डिमांड करो जो है वो D2 बन जाएगी, और जो डिमांड करो में हम एक चीज देखते हैं कि ये शिफ्ट हो जाती है आउटसाइड। अगर फॉर एग्जांपल हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अगर इनकम डिक्रीज होती तो इनसाइड ये शिफ्ट हो जाती। तो मेरे कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि ये जो फैक्टर्स है ये डिमांड करो को जो है शिफ्ट करेंगे आउटसाइड या इनसाइड, आउटवर्ड या इनवर्ड जो है वो डिमांड करो को शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए ये जो फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसकी वजह से मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो रहेगा। इनिशियल
शिफ्ट पैदा नहीं होगा। और ये जो 3 फैक्टर्स फिलहाल है ट्रेडिशनल थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से जो है शिफ्ट होगा इन द डिमांड कर्व। नाउ डिपेंडिंग कि इनमें कैसा चेंज आएगा, वैसे ही किस्म का जो है शिफ्ट हम देखेंगे इन द डिमांड कर्व। तो हम इसको यहां पे समराइज करते हैं। ये देखिए यहां पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज की वजह से होती है? ये चेंज इन प्राइस की वजह से होती है। तो इसमें मूवमेंट कैसे किस्म का होता है? इसमें मूवमेंट जो है वो अलोंग द डिमांड कर्व होगा। और अगर चेंज इन डिमांड, देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन यहां पे है चेंज इन डिमांड, तो ये किन वजूहत से होगा? ये अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज उनमें चेंज आएगा, चेंज इन इनकम होगा, प्रेफरेंसेस या टेस्ट्स में चेंज होगा, तो उस वक्त क्या होता है कि शिफ्ट होती है हमारी डिमांड कर्व। तो ये इनको हम कभी शिफ्ट फैक्टर्स भी कहते हैं। ये जो 3 फैक्टर्स है, ये वाले 3 फैक्टर्स, इनको हम कभी शिफ्ट फैक्टर्स भी कहते हैं। तो इनकी वजह से डिमांड कर्व हमारी शिफ्ट हो जाती है। लेकिन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से हम जो है अलोंग द डिमांड कर्व मूव करते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वो आपने अच्छे से समझे होंगे। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, डू आस्क in the comment section of my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel, Economics with Ajaz. Thank you very much.